आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बिहार के पटना में आज एमपी एमएलए कोर्ट में मोदी सरनेम को लेकर की गई उनकी टिप्पणी को लेकर उनकी पेशी होनी है। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने उनके खिलाफ केस दर्ज कराया था। मोदी सरनेम पर की गई उनकी टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि के एक मामले में सूरत कोर्ट पहले ही राहुल गांधी को 2 साल कैद की अधिकतम सजा सुना चुका है। हालांकि राहुल गांधी ने अपने खिलाफ हुए इस फैसले पर कहा कि उन्हें अडानी के ऊपर बोलने की सजा दी गई है, लेकिन वो डरेंगे नहीं और सरकार से सवाल पूछना भी बंद नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, मैं केंद्र सरकार से लगातार ये पूछता रहूंगा कि ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। वहीं बाहुबली माफिया अतीक अहमद को उनके खिलाफ एक मामले की सुनवाई के लिए प्रयागराज लाया जा रहा है। रात को करीब 1:30 बजे जब राजस्थान के बूंदी जिले में उनकी गाड़ी रुकी तो उसने मीडिया से बात करते हुए कहा उनका परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया है और अभी तो उसे बस रगड़ा जा रहा है। बूंदी जिले के डाबी क्षेत्र में जब उनकी गाड़ी रुकी तो उसने एक सवाल के जवाब में कहा कि आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हमारा परिवार पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। एक कोई सवाल कर रहा था माफियागिरी खत्म के बारे में, तो मैं इतना बता दूं कि माफियागिरी पहले ही खत्म हो चुकी है, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पुलिस मुठभेड़ में 2.5 लाख का इनामी बदमाश आदित्य राणा और रवि मारा गया। मिली जानकारी के मुताबिक बिजनौर पुलिस की शातिर माफिया आदित्य राणा के गिरोह से मुठभेड़ हो गई, जिसमें आदित्य राणा ढेर हो गया, जबकि उसके साथी मौके से फरार हो गए। मारे गए माफिया आदित्य राणा पर 43 आपराधिक मामले दर्ज है और 2 बार वो पुलिस कस्टडी से फरार भी हो चुका है। 11-12 अप्रैल की मध्यरात्रि को बिजनौर पुलिस की आदित्य राणा गिरोह के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें आदित्य राणा को पुलिस ने घायल अवस्था में हिरासत में लिया है, जिसकी अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है। इस मुठभेड़ में हमारे 5 बहादुर पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। उनको उपचार हेतु अस्पताल भेज दिया गया, जहां उनकी स्थिति स्थिर है। आदित्य राणा प्रदेश सरकार द्वारा चिन्हित एक शातिर माफिया था। इसके विरुद्ध 43 मुकदमे संगीन धाराओं में दर्ज हैं, जिसमें 6 मर्डर के मुकदमे, 13 लूट के मुकदमे शामिल हैं। इसके ऊपर 2.5 लाख रुपए का इनाम था। ये 2 बार 2017 में तथा 2022 शाहजहांपुर में ये पुलिस हिरासत से भागा था पेशी के दौरान। इस गिरोह के लगभग 48 सदस्य चिन्हित किए जा चुके हैं, जिसमें 6 की गिरफ्तारी पूर्व में की जा चुकी है। उनके गिरफ्तारी के लिए निरंतर कॉम्बिंग ऑपरेशन बिजनौर पुलिस द्वारा किया जा रहा है। हमारी टीम लगी हुई है, उनकी गिरफ्तारी भी हम करेंगे। इस संबंध में समस्त वैधानिक कार्रवाई। वहीं संसदीय चीने जाने के बाद पहली बार राहुल गांधी मंगलवार को अपने संसदीय क्षेत्र केरल के वायनाड पहुंचे। उन्होंने कहा कि मेरे संसद की सदस्यता छीन ली गई है, मेरा घर छीन लिया गया है, मेरे पीछे पुलिस लगा दी गई है, लेकिन इन सब से मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो मुझे जेल में भी डाल दें, फिर भी मैं सवाल पूछता रहूंगा। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा, मैं यहाँ 4 साल पहले आया था और यहाँ का सांसद बना। मेरे लिए यहाँ चुनाव प्रचार करना सबसे अलग था। मैं केरल का रहने वाला नहीं हूँ, लेकिन आपने मुझे प्यार महसूस कराया। मैं आपका भाई, आपका बेटा हूं। Love, my disqualification does not mean anything as far as my relationship with you is concerned. I promise you, this disqualification will only deepen my relationship with you. Because my relationship with you is one of a family, is one of a brother, is one of a son. And that is not going to change. I'd also like to thank all the leaders from the Congress party, from the UDF, all our workers, for the immense support, love and affection that you have given me. And you know, as far as the people of Wayanad are concerned, it does not matter which political formation you are part of, whether you are UDF or you are LDF. I know that you have a relationship with me, a relationship of affection, a loving relationship, and that is what I intend.
वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी पर हमला बोला है। पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राज्यों के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक ने 300 करोड़ की रिश्वत के एक मामले का खुलासा करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नेता राम माधवन का नाम लिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले में उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। सतपाल मलिक जी एक संवैधानिक पद पर आसीन थे अभी कुछ वक्त पहले तक। एक बहुत महत्वपूर्ण खुलासा नाम लेकर कर रहे हैं। आरएसएस के एक वरिष्ठ नेता राम माधव का उन्होंने स्पष्ट तौर पे नाम लिया। प्रधानमंत्री के करीबी से जुड़े हुए ये शब्द सतपाल मलिक जी के हैं। इस इंटरव्यू में तो उन्होंने पूरा खुलासा करके नाम लिया है। 2021 में उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि आरएसएस के एक वरिष्ठ नेता मेरे पास आए थे और कोई डील लेकर आए थे। 2021 में जब इन्होंने ये खुलासा किया, अक्टूबर 2021 की बात थी कि 300 करोड़ रुपए की घूस की पेशकश आरएसएस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने उनको की थी। तब राम माधव ने आगे बढ़कर कहा था कि ये इशारे में मेरे लिए कह रहे हैं, मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। आज 2023 की अप्रैल है। क्या कानूनी कार्रवाई की राम माधव ने? अगर की तो आप सबके माध्यम से साझा करें वो जानकारी। ये सवाल उठाते हुए उन्होंने न केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम लिया, उन्होंने प्रधानमंत्री का भी नाम लिया है। ये छोटी बात नहीं है, बहुत गंभीर बात है, क्योंकि सतपाल मलिक कोई कांग्रेस के नहीं है। 2 दशक से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की श्रेणी में उनका नाम आता है और आपके इतने चहेते हैं या थे कि आपने उनको जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य का राज्यपाल बनाया आज से कुछ साल पहले, और वो भी ऐसे दौर में बनाया जब आप 370 हटा रहे थे। आपको अपना एक विश्वास पात्र व्यक्ति वहां चाहिए था और आपने उनको वहां लगाया। अगर आपका अपना चहेता व्यक्ति संवैधानिक पद पर जो आसीन रहा हो वो किसी का नाम ले रहा हो तो 2 ऑप्शंस हैं आपके पास। या राम माधव और प्रधानमंत्री खुद इन पर मानहानि का दावा करें सतपाल मलिक जी पर, और या फिर राम माधव पर कार्रवाई करें। कोई तीसरा इसमें ऑप्शन बचता नहीं है। दोनों में से एक सच बोल रहा है, पता लग जाएगा कौन सच बोल रहा है। अब सतपाल मलिक जी को राज्यपाल आपने बनाया, पिछले 2 दशक से आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, संवेदनशील राज्य का आपने उनको राज्यपाल बनाया। आज सतपाल मलिक जी कहां हैं? आज सतपाल मलिक जी अपने निजी घर में दिल्ली में एक पीएसओ लेकर बैठे हैं। जम्मू कश्मीर का पूर्व राज्यपाल एक पीएसओ लेकर दिल्ली के निजी घर में रहता हो। नहीं तो आजकल तो कुछ गुलाम भी हैं जो आपकी पार्टी के भी नहीं हैं, परोक्ष रूप से तो नहीं है। उनको Z+ सिक्योरिटी दे रखी है, उनको साउथ एवेन्यू में बढ़िया सा बंगला दे रखा है। सतपाल मलिक जी से क्या खफा हो गए? क्यों खफा हो गए? वो है जरा खफा, ये तो सबको दिख रहा है। नहीं तो एक पीएसओ, और वो 2 बार चिट्ठी लिख चुके हैं गृह मंत्री को कि मुझे Z+ सिक्योरिटी दी जाए। कोई जवाब नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। तो एक तरफ गुलाम नबी आजाद और दूसरी तरफ सतपाल मलिक जी। तुलना कीजिए, एक भाजपा का वरिष्ठ नेता, आपका चहेता, आपकी चॉइस थी, आपने उनको जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया। आज उनको आप सुरक्षा तक नहीं देते। नहीं तो जम्मू कश्मीर में तो कोई डॉक्टर किरण पटेल नाम के एक ठग को भी Z+ दे दी थी आपने। तो सतपाल मलिक जी ने ऐसा क्या कर दिया कि उनको आज सजा दी जा रही है? किस बात की सजा दी जा रही है? हम ये सवाल पूछना चाहते हैं। क्या सतपाल मलिक जी को ये फाइलें नहीं क्लियर करने की सजा दी जा रही है? कौन सी फाइलें हैं? इंश्योरेंस की एक स्कीम की फाइल है जिसके बारे में वो इस इंटरव्यू में बता रहे हैं।
जिसमें 300 करोड़ की घूस की पेशकश आरएसएस के पदाधिकारी द्वारा इन्हें की गई थी। अब इन्होंने आरएसएस के पदाधिकारी का नाम भी खोल दिया। हो गए 48 घंटे से ऊपर। पिछली बार जब बोले थे तो अक्टूबर 2021 में बोले थे, आज तक कोई केस नहीं हुआ। तो कौन इस बात को दबा रहा है, कौन इस बात से डरा हुआ है, कौन इस बात की सजा सतपाल मलिक जी को दे रहा है? या तो आरएसएस दे रही है या प्रधानमंत्री कार्यालय दे रहा है, क्योंकि इन्हीं दोनों का नाम लिया इन्होंने। हर मंत्री के यहां एक पीएस या ओएसडी संघ से आया हुआ है। कोई फाउंडेशन है संघ की, उससे आपने एक एक पीएस और एक एक ओएसडी बैठा रखा है हर मंत्री के यहां। क्यों बैठा रखा है बताइए? क्या इसी तरह की डील्स करने के लिए बैठा रखा है? हम जानना चाहते हैं। या मंत्री पर नजर रखने के लिए कि कहीं वो अकेला डील ना कर दे? ये क्या हो रहा है इस देश में? आपने चुना, जिन्होंने भी 36-37% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुना इस देश के, कि बाय वन गेट वन फ्री की कोई स्कीम चल रही थी कि साथ में आरएसएस भी आएगी और वो डील्स करेंगे यहां 300 करोड़ 200 करोड़। क्या है ये? तो हम प्रधानमंत्री को सीधे खुले मंच से चुनौती देते हैं कि अगर सतपाल मलिक जी की बात सही है तो सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स और जितनी एजेंसीज हैं उनको राम माधव का पता आपके पास अगर नहीं हो तो हमसे ले लीजिए, भेजिए उनके दरवाजे पर दस्तक देने। और प्रधानमंत्री से जुड़े हुए और कौन से लोग हैं जिनके बारे में सतपाल मलिक जी इस इंटरव्यू में कह रहे हैं, उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपने तो उल्टे सतपाल मलिक को ही सजा दे दी, उनकी सुरक्षा छीन ली, उनसे नौकरी छीन ली, घर बैठा दिया। और अगर सतपाल मलिक जी झूठ बोल रहे हैं तो उनके खिलाफ मानहानि का दावा राम माधव भी करे, संघ भी करे और प्रधानमंत्री कार्यालय भी करे, क्योंकि तीनों बदनाम हो रहे हैं। यह खुली चुनौती है और अगर इस चुनौती पर ये चुप हैं तो आप समझ लीजिए कि जिसको सजा देनी थी उसको सजा दे दी। वहीं कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट अनशन पर बैठने के बाद खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। सचिन ने कहा कि वसुंधरा जी के कार्यकाल में जब हम विपक्ष में थे तो हमें बहुत सारे घोटालों और भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर किया था। हमने जनता से वादा किया था कि जब हम सरकार में आएंगे तब वसुंधरा जी और बीजेपी के शासन में तमाम जो घोटाले हुए हैं उसके खिलाफ प्रभावशाली कार्रवाई करेंगे। और अब जब हम सरकार में हैं, 4 साल से ज्यादा का समय बीत गया है लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए आज मैंने अनशन रखा है। तमाम विपक्ष में थे तो हम सब लोगों ने बहुत सारे स्कैंडल्स और करप्शन के मामलों को उजागर किया था प्रमाण के सहित। और हम लोगों ने जनता से ये वादा किया था कि जब सरकार में हम लोग आएंगे तब वसुंधरा जी और भाजपा के शासन में तमाम जो गड़बड़ घोटाले हुए, जिसका विवरण मैं बहुत पहले दे चुका हूं। भाजपा और वसुंधरा जी के समय में शराब माफिया, भू माफिया, बजरी माफिया, खान के घोटाले, तमाम तरह के अपराध और सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ, जो हमने कई मर्तबा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लोगों को आश्वासित किया था कि हम उसके खिलाफ प्रभावशाली कार्रवाई करेंगे। करप्शन के खिलाफ हमारी 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है और मैं चाहता था कि सरकार में रहते हुए कांग्रेस की सरकार में इस पर कार्रवाई हो, पारदर्शी कार्रवाई हो। हम कभी भी प्रतिशोध की भावना से काम नहीं करना चाहते, लेकिन जो स्थापित भ्रष्टाचार हुआ था उस पर हमने अभी तक कार्रवाई नहीं करी। इसको लेकर 1 साल से ज्यादा पहले मैंने प्रदेश की सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को लिखित में कहा था कि उन्होंने और हमने सबने मिलकर वसुंधरा जी के ऊपर तमाम बहुत सारे आरोप जड़े थे। अब जब चुनाव में 6-7 महीने रह गए हैं, जनता के बीच दोबारा हमको जाना है, इसलिए मैं चाहता था कि इस पर हम कार्रवाई करें। पत्र लिखने के बाद 2-2 बार याद दिलाने के बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने कई पत्र लिखे मुख्यमंत्री जी को। आमतौर पर जवाब आ जाता था, लेकिन इन 2 पत्रों का जवाब नहीं आया।
तो मैंने आज इसलिए अनशन रखा कि वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो तमाम गड़बड़ घोटाले हुए, जिन घोटालों को, भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए हम लोग सड़कों पर उतरे, जेलों में गए, हमने आंदोलन किए, उनको उजागर करने के लिए हम लोगों ने एक प्रतिबद्धता स्थापित करी थी। और अब जब हम सरकार में हैं और 4 साल से ज्यादा का समय बीत गया, मैं उम्मीद करता था अब तक कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई हुई नहीं। इसलिए आज मैंने उस सरकार के करप्शन जो मामले थे उन पर कार्रवाई हो। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में अपना 1 दिवसीय अनशन समाप्त कर दिया है। अनशन खत्म करने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान की पिछली सरकार के करप्शन की जांच को लेकर अनशन किया, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। इसी बीच सीएम गहलोत ने राजस्थान की जनता के लिए अहम घोषणाएं करके सबको चौंका दिया। मैं 25 मेरे प्यारे प्रदेशवासियों, मैंने तय किया है कि साल 2030 तक मुझे राजस्थान को देश का नंबर 1 राज्य बनाना है। इस सपने को साकार करने के लिए पिछले 4 बजट एवं इस साल के बचत राहत बजट वाले बजट में मैंने ऐसी योजना बनाई है जो किसी दूसरे राज्य में नहीं है। किसी और राज्य में जनता को मुफ्त में 25 लाख क्या 10 लाख का भी बीमा नहीं मिल पा रहा है। किसी भी राज्य में 500 रुपये में गैस सिलेंडर नहीं भरवाया जा रहा है और ना ही ऐसी किसी योजना पर विचार किया जा रहा है। सिर्फ राजस्थान में 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया गया जा रहा है बिना किसी प्रीमियम के। इस तरह से और भी बहुत सारे ऐतिहासिक फैसले किए गए हैं जिनसे राजस्थान के लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी, पैसे की बचत होगी और आज की इस बचत से हमारी आने वाली पीढ़ी को बढ़त मिलेगी। गरीबी का दर्द हम सब ने देखा है। दिन रात मेहनत करके राजस्थान के लोग ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत पर महंगाई की मार भारी पड़ती है और उनको ऊपर उठने नहीं देती है। लोग ऊपर उठते हैं, महंगाई वापस नीचे कर देती है। इसी वजह से राजस्थान आगे नहीं बढ़ पा रहा है। हर परिवार चाहता है कि कुछ पैसे बच जाए। बच्चों की पढ़ाई और पालन पोषण में जितने पैसे खर्च किए जाएं उतने कम है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि राजस्थान में लाखों लोगों के घरों में गैस सिलेंडर खाली रखे हैं। बच्चों का पेट भरने के लिए माएँ अपने फेफड़े खराब कर रही है, लकड़ी जला करके खाना बना रही है। राजस्थान सरकार ने उनका दर्द समझा। हर महीने 1150 रुपये में गरीब आदमी सिलेंडर नहीं भरवा सकता है, इसलिए राजस्थान सरकार गरीब लोगों के लिए सिलेंडर भरवाने का दाम सिर्फ 500 रुपये करने जा रही है। अगर महंगाई का हाल देखना है तो देखिए कोरोना में प्राइवेट अस्पताल में देश भर के लोगों को कितने लाखों के बिल आए। तभी से मैंने निश्चय कर लिया कि राजस्थान में अस्पताल के खर्च के लिए किसी को झोली नहीं फैलानी पड़ेगी। आज की तारीख में अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट यानी अंग प्रत्यारोपण भी कराना है तो राजस्थान में गरीब आदमी भी बिना कोई पैसे खर्च किए करवा सकता है। आपका बोझ मेरा बोझ है। अगर महंगाई का बोझ हल्का होगा तो आपकी तरक्की होगी, आपकी तरक्की होगी तो राजस्थान की भी तरक्की होगी। मिशन 2030 को सफल करने के लिए अभी बहुत कुछ करना है। पहला कदम था बचत राहत बजट वाला बजट। आज मैं मिशन 2030 का दूसरा कदम उठाने जा रहा हूँ। सरकार ने पाया है कि अक्सर और जिनको सबसे ज़्यादा जरूरत होती है उनको मालूम ही नहीं है कि उनके लिए योजना सरकार ने बनाई है। उनके नाम पर इस योजना का पैसा सरकार के पास पड़ा हुआ है और कई बार जिन लोगों को सरकारी योजनाओं की जरूरत नहीं भी होती है। वहीं 1 करोड़ कीमत के गांजा और ट्रक के साथ अंतर्राज्यीय 3 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ट्रक में लेकर जा रहे 319 किलो गांजा भी बरामद किया है। मुखबिरों से मिली सूचना पर एसओजी और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई में ये सफलता पाई है। पकड़े गए 2 आरोपी युवक हरियाणा जबकि एक प्रयागराज का रहने वाला बताया जा रहा है। उपचुनाव एवं नगर निकाय के चुनाव के दृष्टिगत लगातार इलीगल एक्टिविटी के खिलाफ अभियान चल रहा है। इसी के तहत मादक पदार्थों में जो डील करते हैं उनके खिलाफ भी सख्त अभियान चल रहा है। उसी में मिर्जापुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अनुमानित कीमत 1 करोड़ के ट्रक एवं गांजा 3 क्विंटल गांजा करीब ये बरामद हुआ है और साथ ही साथ 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। एक तरीके से एक गैंग को बस्ट किया गया है जो कि इंटर स्टेट गैंग है। इसमें रहने वाले आलिम और अंसार ये मेवात हरियाणा का है और साथ ही साथ एक लोकल जयशंकर प्रताप जो कि प्रयागराज का रहने वाला है उसको भी पकड़ा गया है।
वहीं आप पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता मिलने पर आपके संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनता का आभार व्यक्त किया है। साथ ही मंच से संबोधन के दौरान केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को भी याद किया है। सीएम ने कहा कि आज खुशी के मौके पर मनीष जी और जैन साहब की याद आ रही है। अगर वे होते तो हमारी खुशी में 4 चांद लग जाते। वे संघर्ष कर रहे हैं और इसका वक्त देश के सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें मिलकर आम आदमी पार्टी का विरोध कर रही हैं। 1 से 10 साढ़े 10 साल के अंदर आम आदमी पार्टी देश की राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। 1300 से ज्यादा पार्टियां हैं देश में। पूरे देश में 1300 से ज्यादा पार्टियां हैं और उनमें केवल 6 पार्टियां राष्ट्रीय पार्टियां हैं और उन 6 में से केवल 3 पार्टियां हैं जिनकी 1 या 1 से ज्यादा राज्यों के अंदर सरकारें हैं। उन 3 में आम आदमी पार्टी आती है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। तो सबसे पहले मैं सभी कार्यकर्ताओं को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूं। सभी सपोर्टर्स को, हमारे शुभचिंतकों को, हमारे वोटर्स को और सबसे ज्यादा हमारे क्रिटिक्स को, जो हमें बताते रहते हैं समय समय पे कि हम। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।